नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए लेक्चर सीरीज़ में। रामानुजन कॉलेज के द्वारा इस लेक्चर सीरीज़ को जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आज के हम इस सेशन में जो इस विषय पे बात कर रहे हैं वह है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भोजन, आहार और उसके पोषण का क्या महत्व है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा को शुरू हम प्रार्थना से करेंगे। Start with a prayer to keep our mind calm and prayer for the harmony of all of us. सभी के लिए स्वास्थ्य और सुख की कामना से आज की प्रार्थना का अभ्यास शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। आज के इस विषय पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के में पोषण आहार का क्या महत्व है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जब हम आयुर्वेद के डाइट या आहार या पोषण पे चर्चा करते हैं तो जो चीज़ हमारे सबसे पहले मन में आती है वह हो सकता है कि कोई जड़ी बूटी हो, खाने की कोई चीज़ हो, या आयुर्वेद बहुत ही सेफ है, ऐसी कुछ कुछ ख्याल हमारे, ऐसे कुछ कुछ विचार हमारे मन में आते हैं। इन सब को समझने के लिए थोड़ा सा समय हम देंगे कि हम आयुर्वेद को के इस भोजन, आहार और पोषण को समझने से पहले थोड़ा सा आयुर्वेद का दृष्टिकोण समझें कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है इसके विषय में। तो जो आयुर्वेद बेसिकली वो आहार को एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक स्थान देता है। वह कहता है कि आपका जो भोजन है वह आपके प्रकृति के अनुसार, आपके जो व्याधि या जो डिसीज़ है या जो बीमारी है उसके अनुसार, या जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके अनुसार आपका भोजन जो हो वह आपको सुखदायक या आपको स्वास्थ्यवर्धक होता है। जब हम आयुर्वेद का परिप्रेक्ष्य में समझें, उससे पहले हम थोड़ा सा जो मॉडर्न जो सिस्टम है या जो वेस्टर्न सिस्टम है कि वो आहार को या पोषण को वो किस नज़रिए से देखते हैं या वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं। 1992 में आयुर्वेदिक जो यूएसए है, अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक स्टडी करके एक फूड पिरामिड चार्ट एक उन्होंने बना करके इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने कई पैरामीटर्स, कई फैक्टर्स को, कई मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बनाया। वो क्या थे कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फैक्टर्स को, आपके कैंसर के फैक्टर्स को, और आपके रूटीन क्या है उस फैक्टर्स को, उन्होंने 3-4 फैक्टर्स को कंसिडर करके ध्यान में रखते हुए एक फूड पिरामिड चार्ट बनाया, जिसमें उन्होंने 6 से 11 आपके भोजन की, आपके खाने की आपके सर्विंग्स होनी चाहिए थी। आपको इतनी बार 6 से 11 बार खाना खाना है। आपके खाने में फल, आपके खाने में पास्ता, वेजिटेबल्स, सब्जियां, आपके खाने में मीट, मांस जिसे कहते हैं, ऐसे कई चीज़ें इंक्लूड थी। और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया और उस पर जब रिसर्च चलती रही तो उन्होंने देखा कि यह तो काफ़ी उल्टा ही हो गया है, काफ़ी चीज़ें बदल गई। हमने जिन दृष्टिकोण को, जिन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनाया था, उनसे तो लोगों में ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने लगा है, मोटापे से उनको और बीमारी होने लगी। तो उन्होंने 2004 में एक और फूड पिरामिड चार्ट बनाया। अब की बार उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को
और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पैरामीटर्स को और कैंसर के फैक्टर्स को जो उस समय थे उनको ध्यान में रखते हुए एक और फूड पिरामिड चार्ट लोगों को इंट्रोड्यूस किया। और उसमें जो खाने की जो सर्विंग्स थी वो थोड़ी कम हुई और लोगों को उस पर बताया गया कि आपको इस पे रहना है या इसको आपको फॉलो करना है। उसका फिर इफेक्ट अलग पड़ा। जब हम इसी दृष्टिकोण को हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखें, समझने की कोशिश करें, तो आयुर्वेद ने सभी व्यक्तियों को लिए कहा है कि जो भी भोजन है या जो भी आपका खाना खाने का तरीका है वह व्यक्तिगत हो सकता है, वह व्यक्तिगत होना चाहिए। वह एक वो एक सामान्य भी हो सकता है, लेकिन सामान्य से भी एक व्यक्तिगत हो जाता है, वो होना चाहिए। क्योंकि अगर वह व्यक्तिगत नहीं होगा तब तक उसको आप वैसा ही नहीं ले पाएंगे, वो वैसा ही वो लाभदायक नहीं हो पाएगा जैसा उसको होना चाहिए। अब जब हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, आयुर्वेद के संदर्भ में जब हम डाइट और पोषण की बात करते हैं तो आयुर्वेद क्या है पहले इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम विषय के टॉपिक्स से पहले विषय किस बारे में है और किससे संबंधित है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई आयुर्वेदिक वैद्य ही को ही ये नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं व्यक्तिगत हूँ तो मुझे मेरी प्रकृति के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप हैं तो आपको अपनी प्रकृति के बारे में नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए कि ये प्रकृति मेरी है और मुझे ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, मुझे इस खाने से यह हो जाता है, मुझे इस खाने से मुझे यह पर्टिकुलर यह चीज़ खाने से लाभ मिलता है। सो ये व्यक्तिगत है। इतनी समझ और इतनी जानकारी हम सभी में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है आयुर्वेद, आयु जहाँ पर जिस विज्ञान में आयु के पैरामीटर्स या आयुर्वेद के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है वह आयुर्वेद है। जीवन के बारे में जहाँ बताया गया है वह आयुर्वेद है। क्योंकि इसमें आपके जीवन के हर एक मापदंड, हर एक स्टेज, हर एक लेवल पर आपको क्या करना, कैसे करना, या क्या आपका खान पान, क्या आपका व्यवहार, क्या आपसे आपका आचरण होना चाहिए, वह सब पूरा डिटेल में बताया गया है। जब हम आयुर्वेद की परिभाषा की बात करें तो वह कहता है हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसका कहने का तात्पर्य है कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, जहाँ पे इन सभी के बारे में, विषय के बारे में विस्तार से बताया गया है, उनके पैरामीटर्स, उनके मापदंडों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि सुख आयु क्या है, दुख आयु क्या है, अहित आयु क्या है, हित आयु क्या है, मेरे पर्सनल, मेरे व्यक्तिगत और मेरी सामाजिक जीवन की क्या 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 आचरण होना चाहिए, कैसे उसको लाभदायक, कैसे उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे इसको हमको सुख प्राप्त हो सकता है और क्या करने से दुख होता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये गलत है, अगर हमें पता है ये सही है और ये गलत है, तो इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम जो भी गलत कर रहे हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो गलतियों सुधारने का तरीका भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो जहाँ जहाँ पे उन पैरामीटर्स, उन मापदंडों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है, बताया गया है, वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद जब हम अभी जैसे हमने जो प्रार्थना स्टार्ट करी, हमने प्रार्थना शुरू में जो प्रार्थना करी उसमें था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामया जहाँ पे मतलब डिजीज़ फ्री या रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों, वैसी कामना से जब हमने शुरू किया तो वही कामना के साथ आयुर्वेद काम करता है कि सभी रोग मुक्त हों। और रोग मुक्त होने के लिए वो कहता है कि रोगी की एक परिभाषा है तो एक स्वस्थ की भी परिभाषा है। तो स्वस्थ के लिए वह कहता है कि जहाँ स्व में स्थित होना, स्व में स्थित हो जाने को स्वस्थ कहते हैं। मतलब स्व क्या है, मेरी वह प्राकृतिक और मेरी वह है प्योर
और प्योरेस्ट फॉर्म या स्टेज जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा सुखी और अपने में बैलेंस्ड हूँ, साथ में जहाँ पर है वह स्वस्थ है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे हम बचपन में बच्चा पैदा हुआ है, वो उसे कह सकते हैं एक ब्लैंक है ना, प्योर फॉर्म में है, एक पवित्र एक फॉर्म में है वो। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, खान पान से, आचरण से हम उसको सिखा पढ़ा करके हम उसको जो ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान देते हैं, उससे उसका शारीरिक और मानसिक जैसे जैसे विकास होता जाता है, तो उस शारीरिक और मानसिक विकास में वो कई स्टेजेस में ऐसे होते हैं कि जैसे हमको कुछ स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कोई बीमारी हो जाती है या कुछ और कुछ समस्या होती हैं, या तो वो हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसमें डालते हैं वैसा व्यवहार आचरण, तो स्वयं में स्थित हो जाना स्वास्थ्य कहलाता है। तो यह तो परिभाषा, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया स्वस्थ का, पर स्वस्थ को परिभाषित कौन करता है, कैसे करते हैं? तो यहाँ पे दो परिभाषाएं हैं। पहली जो परिभाषा है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वो कहती है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ ए डिजीज और इन्फर्मिटी, कि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लेवल पर, स्तर पर आपका एक बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ डिजीज़ नहीं है ऐसा कह करके कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, और हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। तो इन तीनों लेवल पे व्यक्ति को बैलेंस में होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ कहलाता है। आयुर्वेद इससे बहुत ही गूढ़ और बहुत ही डीप लेवल पर, ये कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म लेवल पर स्वस्थ की परिभाषा को बताता है। वह कहता है कि समदोष, सम अग्निश, सम धातु मलक क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। वो कहता है कि स्वस्थ आपके समदोष, मतलब त्रिदोष, वात पित्त कफ, सो तीनों दोषों का समत्व है, बैलेंस है। समदोष, सम अग्निश्च, अग्नि क्या है? आपकी डाइजेस्टिव फायर, मतलब आपके भोजन पचने की क्षमता का अच्छा होना, सुदृढ़ होना और बैलेंस होना, एक साथ में भाव होना, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है ऐसा नहीं, बैलेंस है। अच्छा है आपका, जो आप खा रहे हैं समय पच जाता है, आप समय पे समय देख के खा लेते हैं ऐसा। सम अग्नि, सम धातु, 7 प्रकार की धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन सातों धातु को, जो बॉडी टिश्यूज जिसे हम कहते हैं, इन सातों धातुओं का पोषण हो और उनमें सातवें भाव, उनमें बैलेंस, एक स्टेज हो, एक स्थिर और स्थिति हो, वह समस्थिति कहलाती है दोष की, दूष्य की, आपके बॉडी टिश्यूज की। समदोष, स अग्नि, समधातु मलक क्रिया। मलक क्रिया मीन्स मतलब होता है कि आपके शरीर में से जो टॉक्सिन्स या जो मल हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका शरीर से निकल जाना। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? आपका मल, मूत्र और स्वेद, मतलब पसीना। मल मूत्र के साथ आपका पसीना भी बहना चाहिए। गर्मी में आया पसीना नहीं, गर्मियों के अलावा जो हम शारीरिक श्रम जो करते हैं उसमें जो आया पसीना होता है, वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में या शरीर को शुद्ध करने में, शरीर और त्वचा को शुद्ध करने में लाभदायक होता है। तो शरीर में जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब जो स्वेद छिद्र जो होते हैं, उनका भी पोषण, उनका भी खुलना ज़रूरी है, उनका भी आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आपका प्रसन्न, आप में प्रसन्नता का भाव हो। कहाँ पे प्रसन्नता का भाव हो? आपके मनस में, आपके मन में, आपके इंद्रियां, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह और आपकी त्वचा, इन पांचों इंद्रियों में आप में प्रसन्नता का भाव हो, उनमें उनका कार्य प्रणाली जो है वो अच्छे से काम करे। और आत्मा के लेवल तक, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, आत्मा के लेवल तक आपको सब कुछ आपके पास है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनका सब कुछ होता है लेकिन वो खुश नहीं होते। तो जो प्रसन्नता का भाव अंदर से आपको महसूस होता है, वैसा भाव आत्मा के लेवल तक हो, या आपको अंदरूनी जो खुशी जिसे कहते हैं,
वैसे महसूस होनी चाहिए, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो जब हम आयुर्वेद की परिभाषा और हम स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा को कंपेयर करते हैं, WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं दोनों की, तो हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद की जो परिभाषा है वह बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अंदर, मतलब बहुत ही डीप लेवल तक इसको समझाने का प्रयास करती है। और अगर हम जब WHO की लेवल परिभाषा को देखते हैं तो कहता है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पे आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। जबकि आयुर्वेद के अनुसार वह आपके स्पिरिचुअल लेवल को भी, आपको आपके आध्यात्मिक लेवल को भी वो कंसिडर करता है, ध्यान में रखता है, और उसको भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानता है, एक इम्पॉर्टेंट भाग मानता है आपके स्वस्थ होने का। जो दिखता है वही स्वस्थ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर से जो खुशी आए, अंदर से जो प्रसन्नता का भाव है, वह आपको स्वास्थ्य या स्वस्थ होने का जो जो एक भाव देता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य को समझना उतना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि जनरली सामान्य तौर पे क्या होता है कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे हेल्दी होना है, हम ये तो हम बात करते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस प्रयत्न करने के चक्कर में हम कभी कभी क्या करते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपका मानसिक जो लेवल है वो थोड़ा और डाउन हो जाता है। तो आयुर्वेदिक और आयुर्वेद में आहार को समझने के लिए, पोषण को समझने के लिए स्वास्थ्य को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी उसको अडप्ट करने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ कहने से अडप्ट करना ज़रूरी नहीं, आपको उसको समझ के अडप्ट करेंगे तो आप उससे अच्छा जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, उसको अच्छा महसूस कर पाएंगे। हम अपने अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हम अब उस वीडियो सेशन में हम अभी तो जैसे हमने परिभाषा समझी, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आहार क्या है, आहार से संबंधित और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आहार को प्रभावित करते हैं हमारे स्वस्थ या अस्वस्थ होने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।